राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो होते हैं इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। जब भारतीय संविधान के आधार पर अगर बात किया जाए तो संविधान के भाग 4 को आप टटोलने की कोशिश करेंगे और आर्टिकल की चर्चा करेंगे तो 36 टू 51 तक, है ना। जब इसकी चर्चा करेंगे तो आपको इसमें डीपीएसपी देखने को मिलेगा। ये हम सब पढ़ते रहते हैं। अब देखिए डीपीएसपी को ना हमेशा क्या करते हैं, जैसा कि हम भी पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार के बाद पढ़ा जाता है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे आपको मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात देखेंगे ना तो मूल अधिकार में जिन बातों को नहीं रखा जा सकता था उसी का एक तरह से विस्तृत रूप आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से इसको देखा जाए तो जो डीपीएसपी है ना वो पूरी तरह से इसको गांधी की फिलॉसफी पर माना जाता है। गांधीयन फिलॉसफी इसको कहा जाता है। आदर्शवादी बातें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, है ना, आदर्शवादी चीजें। अब देखिए क्या फंडामेंटल राइट्स जब हमने पढ़ा तो वहां पर आदर्शवादी चीजें हमें देखने को मिला, वहां आपको नहीं देखने को मिलेगा। वहां बाध्यकारी है, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है ना। राज्य आपके जो अधिकार हैं उसका हनन नहीं कर सकती। अगर किया तो हमने देखा कि हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 32 है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार और उसके तहत 5 रिट दिए गए हैं, उसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मामला समझ में आ रहा है? लेकिन डीपीएसपी के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आदर्शवादी है। इसमें यह उम्मीद किया गया है कि जब भी राज्य संसाधन संपन्न हो जाएगा और राज्य इस स्थिति में आएगा कि जो प्रावधान इसके अंतर्गत लिखे गए हैं वह लागू कर सकता है, वह आपको दे सकता है अपने नागरिकों को, तब वो दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो आप इसके अगेंस्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये बाध्यकारी स्टेट पर नहीं है। मामला समझ में आ रहा है? लेकिन समय के साथ बहुत सारे मामले जो हैं डीपीएसपी के, उसको कानून के अंतर्गत ढाल करके उसको क्या किया गया है, धरातल पर ला दिया गया है, अमली जामा पहना ही दिया गया है। अभी देखेंगे बहुत सारे मुद्दे हमें समझ में आएगा, फिर आप देखेंगे कि सही बात है, बहुत सारा डीपीएसपी तो है, अब वो भी कानून के जरिए बाध्यकारी तो हो ही गया है। तो समय के साथ चीजों में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि मेंस में आप देखेंगे हमेशा ही डीपीएसपी से प्रश्न रहता है। बहुत अच्छा टॉपिक ये माना जाता है और कई बार इससे लोग कहते हैं कि भाई संविधान में एक आदर्शों का कूड़ेदान दिया गया है, लेकिन दरअसल कहा जाए तो ये कमेंट सही नहीं होता है डीपीएसपी पर, क्योंकि इससे इसका दायरा कहीं न कहीं वो सीमित करने की कोशिश करते हैं। जबकि डीपीएसपी का महत्व निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत अधिक अब बढ़ गया और समय के साथ न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ ही विभिन्न राज्य सरकार या केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट कहिए, उसके विभिन्न जो विधि हैं उससे ये विस्तृत होता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा अब इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस दी जा रही हैं। जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है। पहला एक तो यूपीएससी और दूसरा जो लोग यूपी पीसीएस देना चाहते हैं, यह लाइव ऑनलाइन माध्यम से आपको मिलेगा। और कोर्स का हाईलाइट देखेंगे तो 2 सेपरेट कोर्स अभी जारी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो फैकल्टी होंगे वो काफ़ी अनुभवी हैं और जो इंग्लिश माध्यम के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर कई वर्षों से पढ़ाने का उनको अनुभव रहा है। इसके अलावा इसमें अधिकांशतः फैकल्टी आपको ऐसे दिखने वाले हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है इसका आपको एक अलग तरह से एडवांटेज मिलने वाला है। कोर्स की अवधि जो है फाउंडेशन कोर्स की वो 15 से 16 महीने तक का रखा गया है और जीएस के चारों पेपर करा दिया जाएगा, प्रीलिम्स मेंस आपको। यूपी पीसीएस जो लोग लेने वाले हैं, तो यूपी पीसीएस में क्या होता है साथियों कि 2 पेपर अलग से होता है। जो लोग अगर मेंस लिख रहे हैं तो उनको पता होगा, है ना, वह यूपी स्पेशल है, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, तो वह भी इसके अंतर्गत, इस कोर्स के अंतर्गत आपको करा दिया जाएगा। डाउट क्लासेज जो है, इंटरेक्शन क्लासेज जो है, ये सब कराए जाएंगे आपको। नोट्स भी, स्टडी मटेरियल चाहिए, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फी स्ट्रक्चर जो रखा गया है वैसे तो 1 लाख है, लेकिन जो पहले 100 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनके लिए भारी छूट दिया गया है, केवल 25,000। लेकिन ये पहले 100 स्टूडेंट के लिए, तो आपको नामांकन करने के लिए तत्परता दिखानी होगी। यहां पर बैच स्टार्ट की तारीख की घोषणा कर दी गई है, वो है 30 अक्टूबर 2025, यानी कि इसी महीने में। और यहां पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है, देखिए 9555124124 या फिर sanskritIAS.com जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। इस पर विजिट करके, कॉल करके इस कोर्स के विषय में तमाम चीज़ों को और अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप इसमें नामांकन ले सकते हैं। बस इंतजार आपको ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि ध्यान रखना है कि टॉप
जो 100 आएंगे, यानी कि कहा जाए कि पहले जो 100 आएंगे, पहले आओ पहले पाओ जो कहते हैं ना, वैसा कुछ। तो शुरुआत के 100 स्टूडेंट को केवल ये 25,000 में मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जुड़ना शुरू कर दीजिए। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो हम चर्चा कर रहे थे नीति निदेशक तत्व के विषय में। हमने आपसे कहा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इस बात को लेकर के हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, यहां पर जब बात की गई है तो एक शब्द आता है कि यह नीति निदेशक तत्व जो है, दरअसल एक वेलफेयर स्टेट को कैसा होना चाहिए, है ना। आप डेमोक्रेसी हैं, और जब हम लंबे समय तक गुलाम रहे तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को लेकर के विचार किया कि चूंकि आज के समय में 1947-48 के समय, है ना, उस वक्त हमारे पास जो है बहुत संसाधन तो था नहीं। आजादी के वक्त जब हम संविधान लागू कर रहे थे तब भी नहीं 50 में था। तो कुल मिलाकर के ये कहा गया कि जब भी कभी ऐसा अवसर आएगा कि स्टेट के पास रिसोर्सेज होंगे, तो इसके प्रावधान जो रखे गए हैं वो स्टेट के लिए एक तरह से बाध्यकारी तो ना हो, लेकिन एक रास्ता उसे दिखाए और ये कहे कि जो भी एक वेलफेयर स्टेट होगा उसके लिए इन चीजों को करना आवश्यक हो जाएगा। यानी कि डीपीएसपी मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। इसीलिए जब संविधान निर्माताओं से इन सब चीजों को लेकर के पूछा गया, डिबेट किया गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये केवल आदर्शवादी घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट मार्गदर्शन के लिए इसमें दिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के शिल्पकार जिन्हें कहा गया, उन्होंने कहा कि ये तत्व सरकार को अपने कर्तव्यों की याद दिलाते रहते हैं और शासन की दिशा निर्धारित करते रहते हैं। और जब आप लोकतंत्र की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है वह क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो जनता को भी पता है कि डीपीएसपी में किन किन बातों को रखा गया है और सरकार को भी पता है। तो जनता ये लोकतंत्र में उम्मीद करेगी कि आप उन रिसोर्सेज को इकट्ठा कीजिए और डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समय के साथ जनता जो है आपको पद से हटा भी देगी, सत्ता से निकाल देगी। तो इसीलिए इसको केवल आदर्शवादी स्थिति में नहीं देखना चाहिए और समय के साथ विभिन्न कानूनों के माध्यम से डीपीएस के विभिन्न प्रावधान बाध्यकारी तो हो ही गए हैं। अभी मैं चर्चा करूंगा। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं, मुख्य रूप से अनुच्छेद 38 पर चलते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, जो है तो 36 से 51 तक, लेकिन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसके माध्यम से मेंस में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से डिबेट होता है, उन सब पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 38 की बात किया जाए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब देखिए यहां पर बातें क्या किया गया है, लोक कल्याण, और कहा गया स्टेट को ये कि आपको क्या करना है, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था आप बनाइए। अब देखिए एक तरह से लोक कल्याण का दायरा क्या हो सकता है ना। एक समय हो सकता है कि रोटी कपड़ा मकान दो, एक समय हो सकता है कि नहीं इसके अलावा शिक्षा चिकित्सा दे दो, और एक समय यह भी तो हो सकता है कि नहीं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको भी फुलफिल करो, इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको भी फुलफिल करो, तब वेलफेयर स्टेट कहलाओगे। यानी कि समय के साथ ये बढ़ता जाएगा। जिस दिन ये भी किया जाएगा फिर क्या जाएगा कि नहीं गुड गवर्नेंस होना चाहिए। मामला समझ में आ रहा है। तो वेलफेयर स्टेट का दायरा क्या है ये कोई नहीं जानता है, तो इसलिए एक अमूर्त विषय निश्चित तौर पर है, लेकिन समय पर अगर देखा जाए समय के साथ इसमें वृद्धि होता जाएगा और स्टेट से ये उम्मीद यहां पर की गई है। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं जो मैं एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद मानता हूं, और डीपीएसपी या आप वैसे भी कह सकते हैं संविधान का जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान के पास है, उसमें से एक आर्टिकल 39 भी है। अब ये क्या कहता है, एक एक करके कुछ बातों को समझिए। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। अब वो नीतियां क्या है जरा देखिए। सभी नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार, आजीविका के लिए, तो हम इसमें जोड़ लें कि क्या नौकरी की व्यवस्था राज्य करके देगा, रोजगार करने की व्यवस्था देगा, है ना, निवेश कैसे किया जा सकता है, उसका निवेश सुरक्षित रहेगा कि नहीं, यानी कि तमाम चीजें देखेंगे। तो आज जो कोई भी चुनाव होता है तो मुझे बताइए वो चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर होता है कि नहीं, सरकारें इससे डरती है कि नहीं कि हमें अधिक से अधिक रोजगार देना है। अभी देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और सरकार का कितना माथापच्ची है, लगातार जो है नियुक्तियां आ रही है। तो क्यों हो रहा है ये आर्टिकल 39 देखिए कितना यहां पर पुष्ट होता जा रहा है। आजीविका के पर्याप्त साधन देने का जो अधिकार है नागरिकों को, राज्य कोशिश लगातार करते जा रही है। इसलिए मैंने कहा सिर्फ आदर्शों का पिटारा नहीं कह सकते, समय के साथ इसमें देखेंगे वह तब्दीली हो रहा है। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना,
कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेतित होने से बचाना, है ना। और इसमें भी देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार रहा, संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, मौलिक अधिकार था। बाद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, एक विधि अधिकार ही केवल कर दिया गया, है ना। सरकार ये लगातार कोशिश करती है वेलफेयर स्टेट होने के नाते, जैसे आजादी के बाद भी आप देखेंगे आंदोलन चला, है ना। वो आंदोलन किस लिए था कि जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको भूमि की व्यवस्था कैसे कराई जाए। आज भी तो सरकार देखते हैं कि बहुत सारे आवास बनवा करके सरकार दे रही है, आप जानते हैं विभिन्न सारी योजनाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये करते रहती है। तो ये क्या हो रहा है कि जिस व्यक्ति के पास धन है सभी धनों का एक जगह केंद्रीकृत ना हो जाए, उसका विकेंद्रीकरण हो ताकि विषमता समाज में ना बढ़े। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आज देखिए एक समय पर यह चीजें जो था वह एक तरह से आदर्शवादी रूप लगता था, लेकिन क्या आज ऐसा है, आदर्शवादी केवल है या यहां पर मुझे बताइए लॉ के माध्यम से इसको पुष्ट कर दिया गया है। ऐसा है क्या कि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है वो पुरुष है तो उनकी सैलरी जो है वो 1.5 लाख हो जाएगा और महिला है तो 1,20,000 ही मिलेगा? नहीं, चाहे वो किसी भी लिंग से हैं उनको सैलरी समान ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर पर यह विधिक है, फिर ये एक तरह से सरकार के अगेंस्ट जा सकते हैं। मामला डीपीएसपी का है, लेकिन देखिए आगे बढ़ चुका है इससे मामला, ठीक है। आगे श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, क्या ये चीजें आज डीपीएसपी तक ही मामला रह गया है या इससे बहुत आगे बढ़ चुका है? श्रमिकों की शक्ति वगैरह के लिए देखिए कितने सारे कानून आ गए हैं। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना हो इसके लिए आप जानते हैं कितने सारे, आप देखिए जैसे इसी का थोड़ा विस्तार अगर देखा जाए, पॉक्सो देखिए, वो तो जेंडर न्यूट्रल भी है, तो उसमें क्या बच्चों के लिए है ना तमाम व्यवस्थाएं। तो कुल मिलाकर के देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो समय के साथ परिवर्तन हुआ है। और 39 क में देखा जाए समान न्याय, निशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर जो है 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। इमरजेंसी का वो माहौल उस वक्त हुआ करता था और उसी दौर में ये सब चीजें की गई। अब देखिए यहां पर विधिक सहायता को लेकर के बात किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो जेल में इसलिए बंद है कि उनको जमानत नहीं मिला। जमानत इसलिए नहीं मिला कि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो वकील कर सकते, विधिक सहायता ले सकते। तो स्टेट ने कहा कि हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखिए तो धीरे धीरे क्या है कि ये जन कल्याण का कार्य जो है स्टेट आगे बढ़ते हुए कर रही है। और ग्राम पंचायतों का गठन, ये आदर्शवादी उस वक्त लगेगा, लेकिन क्या ग्राम पंचायतों का गठन जो है केवल आदर्श तक रह गया या आगे चल करके संविधान में इन चीजों को जोड़ा गया? संविधान की 11वीं अनुसूची पर जाइए। 11वीं अनुसूची जब आप देखेंगे तो 1992 में यहाँ पर संशोधन होता है, चीजें जोड़ा गया और ग्राम पंचायत की अवधारणा को पुष्ट किया गया, है ना। तो देखिए किस तरह से डीपीएसपी की चीजें जो है वह धरातल पर आता गया। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। आज देखिए कि किस तरह से शिक्षा हो जाए या अगर आप देखेंगे नौकरी पाने की स्थिति हो जाए, आरक्षण तक की व्यवस्था दी गई। अफर्मेटिव एक्शन स्टेट के द्वारा लिया जाता है ताकि लोगों के पास जो है न्याय संगत स्थिति पहुंच पाए। 42 देखेंगे काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध भी होगा। अनुच्छेद 43, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये केवल डीपीएसपी रहा या अब कानून बनने लगा? न्यूनतम मजदूरी दर तय हो जाता है, देखते हैं हर जगह हर स्टेट में, केंद्र सरकार भी करती है। तो न्यूनतम मजदूरी दर वो एक तरह से क्या हो गया, लीगल फ्रेमवर्क हो गया। और अनुच्छेद 43 ख देखेंगे सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, जो 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। और आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सहकारी समितियों का आज के समय में विकास करने के लिए क्या योगदान है। गुजरात बहुत अच्छा इसका रोल मॉडल के रूप में एक स्टेट देखा जाता है। अनुच्छेद 44 देखेंगे नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है, यूसीसी की चर्चा की गई है। सिविल कोड लगातार कहा जाता है कि तमाम धर्मों के लिए जो सिविल लॉज हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए और ये डिबेट देश में जोरों से है ना। विभिन्न पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया है। गोवा में तो पहले से ही था और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना जो आजादी के बाद पहला ऐसा करने वाला राज्य बना है। तो देखिए कानून के माध्यम से यूसीसी को वहां पर लागू कर दिया गया। तो क्या ये चीजें जो है अनुच्छेद 44 डीपीएसपी तक सीमित रह गया या मामला उससे आगे बढ़ गया? यही बात बार बार डिबेट में कहा जाता है कि डीपीएसपी को केवल आदर्शों का कूड़ादान नहीं समझना चाहिए। अनुच्छेद 45 देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें जोड़ा गया। आज की स्थिति देखिए कि एक तरह से ये अधिकार है।
46 पर चलते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। बहुत सारे ऐसे लॉ लाए गए जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को निश्चित तौर पर मुख्य धारा में शामिल करने की व्यवस्था की गई। और अनुच्छेद 47 देखा जाए तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो देखिए कि कैसे पहले एम्स की स्थिति अगर देखेंगे देश में तो कुछ ही एम्स हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ देखिए कितना वृद्धि किया गया है। ये सब वेलफेयर स्टेट को करना पड़ा क्योंकि जनता की डिमांड है, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा आपका। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। देखिए जो कृषि लॉ बना, 3 कृषि लॉ बना कि आजादी के बाद बहुत बड़ा सुधार किया जाएगा, लेकिन किसानों ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। एमएसपी वगैरह पर मामला अड़ गया। 2-2.5 साल तक किसान आंदोलन करते रहे। सरकार को वेलफेयर स्टेट के विषय में सोचते हुए कदम पीछे करने पड़ गए। मामला समझ में आ रहा है। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन जीवों की रक्षा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत सारे कानून हैं, हम आगे चल के चर्चा करेंगे। और पर्यावरण का अगर देखा जाए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अगर बात किया जाए, अब तो आर्टिकल 21 के तहत उसका विस्तार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वहां डाल दिया, फंडामेंटल राइट में डाल दिया है। तो जरा सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण को लेकर के बातें किया जाएगा, लेकिन आज देखिए हर जगह ये हो रहा है। आप लाल किला जाकर के देखिए, आप जाइए कुतुब मीनार, तो आप देखेंगे राष्ट्रीय स्मारक है, उसके संरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से सरकार कर रही है। अनुच्छेद 50 देखेंगे कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण करने की बात, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, यानी कि शक्तियों का पूरी तरह से पृथक्करण रहेगा। विधायिका का कार्य कुछ और है, कार्यपालिका का कार्य कुछ और है और न्यायपालिका का कार्य कुछ और है। क्योंकि यहां पर टकराहट नहीं होना चाहिए और शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, तो केवल चाहिए तक मसला है, यह आज अलग है, निश्चित तौर पर अलग है। अनुच्छेद 51 देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर के पहले ही ये बातें की गई, और आज देखिए फॉरेन पॉलिसी को लेकर के सरकार निश्चित तौर पर सतर्क रहती है। सरकार को प्रत्येक दिन अगर देखेंगे सोशल मीडिया आने की वजह से हमेशा ही ये चीजें जो है एक तरह से सामना करना पड़ता है जनता का कि आपका चाइना के साथ क्या संबंध है, अमेरिका ने टैरिफ कैसे लगा दिया, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर का क्या हुआ। तो सरकार को क्या है, बहुत चक्कर रहना पड़ता है, सरकार को सहज रहना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो केवल आदर्श तक ये मसला नहीं रह गया है। अब चलिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति को लेकर के लगातार मैं चर्चा करता रहा हूं, फिर भी कुछ चीजों को लेकर के देखते हैं। ये तत्व जो है न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि बाध्यकारी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स जैसे हुआ करता था अनुच्छेद 37, परंतु ये राज्य के लिए बाध्यकारी कर्तव्य के रूप में माने जाते हैं। तो राज्य कर भी रहे, इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और ये आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, लेकिन ये प्रीलिम्स में ज्यादातर होगा कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया और गांधीवादी आदर्शों, समाजवाद एवं आधुनिक मानवतावाद पर इसे आधारित माना जाता है, मुख्य रूप से यह पूछा जाएगा। और मेंस में गांधीवादी आदर्श को जरा ध्यान रखिएगा, आधुनिक मानवतावाद को लेकर के चलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यहां से आपसे प्रश्न मेंस में रह सकता है। घोषणा मात्र नहीं, जो पहले भी हमने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को केवल आदर्शवादी स्थिति या नैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सरकार इसको अनदेखा नहीं कर सकती है समय के साथ। और समाज को निश्चित तौर पर सरकार से कुछ उम्मीद है, क्योंकि आप अपना सामूहिक जो शक्ति है वो सरकार को देते हैं, तभी वो सरकार चल रही है, वो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, तो जाहिर सी बात है उन्हें हमारे प्रति उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। और जैसे हमारे उद्देशिका में भी लिखा है न्याय की बात, और न्याय में कहा गया कि 3 आधार पर प्रत्येक नागरिक को न्याय दिया जाएगा, वह सामाजिक भी होगा, वह आर्थिक भी होगा और वह राजनीतिक भी होगा। तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा और कर ही रही है सरकार, है ना। तो संविधान के इन तत्वों को इस दृष्टि से जोड़ा गया है कि विधायिका, कार्यपालिका नीति निर्माण और प्रशासन में सही दिशा से आगे बढ़ सके। अब देखिए चीजों के का जो है कानूनी महत्व और न्यायपालिका की भूमिका कैसे बढ़ते गया और कैसे डीपीएसपी का महत्व फिर बढ़ता है, ठीक है। और कई बार तो मौलिक अधिकार के साथ संतुलन भी करना पड़ा, जैसे केशवानंद भारती केस देखेंगे 1973। आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आया, 13 जजों का बेंच जो है बैठा इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के, और आज तक इससे अधिक जज जो है सुप्रीम कोर्ट में किसी मुद्दे को लेकर के नहीं बैठे हैं। तो संविधान की मूल संरचना में यहां से ये डीपीएसपी जाकर के शामिल होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि यहीं से केशवानंद भारती बाद से क्या आया था, बेसिक स्ट्रक्चर आकर के निकला।
और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, निश्चित तौर पर पार्लियामेंट को इसका हक है। आर्टिकल 368 यही तो है कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत सिद्धांत है संविधान का, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। साथियों, आगे चल करके मैं आपको मूलभूत सिद्धांत डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसलिए यहां पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, है ना। चलिए, तो यहां पर देखेंगे कि यहां संविधान की मूल संरचना की जब बात किया गया तो डीपीएसपी को उसमें शामिल किया गया, यानी कि पार्लियामेंट चाह करके भी बहुत ज्यादा औतार्किक तरीके से इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो रद्द कर दे उस संशोधन को। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ देखेंगे 1980 में केस हुआ और इसमें डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में संतुलन जरूरी है यह बताया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डीपीएसपी आने लगे जिसका महत्व मौलिक अधिकार से बढ़ने लग गया, है ना, और कई ऐसे मौलिक अधिकार आ गए जो कहीं ना कहीं डीपीएसपी के विभिन्न बात जो है उसको दबाने लग गए। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें आकर के कहना पड़ा इस केस में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में कि इसमें संतुलन की आवश्यकता होगा, यानी कि कोर्ट ने डीपीएसपी को बराबर का महत्व दिया। सीमाएं और चुनौतियां क्या है, देखिए, सभी तत्व व्यवहार में समान रूप से लागू नहीं हो पाए हैं आज भी। निश्चित तौर पर भारत एक विकासशील देश है, तो निश्चित तौर पर समय लग रहा है संसाधन को लेकर के। जैसे यूसीसी का ही चर्चा किया, 44 आर्टिकल 44 तो अभी पूरे देश में तो लागू नहीं हुआ, उत्तराखंड में लागू है, गोवा में पहले से था। समान नागरिक संहिता अभी भी एक विवादास्पद मुद्दा है, ठीक है, इसी की चर्चा किया हमने। आर्थिक संसाधनों की कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की दुर्बलता कई बार जो है इन तत्वों के क्रियान्वयन में निश्चित तौर पर बाधा बनती है और ये हो रहा है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो चीज है डीपीएसपी के उसको लागू भी करना पड़ रहा है। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना। नीतिक निदेशक तत्वों का आदर्श क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मौलिक अधिकार का स्वरूप देखेंगे तो वह नकारात्मक है, राज्य को कुछ करने से रोका जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का अगर स्वरूप देखा जाए तो ये आपको दिखेगा सकारात्मक रूप में, यानी कि राज्य को ये सक्रिय रूप से ये कहता है कि आप आगे बढ़िए, एक्टिव होइए और समाज कल्याण के लिए कुछ कार्य कीजिए, तो ये यहां पर आपको करना पड़ेगा। मौलिक अधिकार व्यक्ति के हितों की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज के सामूहिक हित को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और मौलिक अधिकार अगर देखेंगे स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, और नीति निर्देशक तत्व क्या है, सामाजिक आर्थिक समानता का आधार माना जाता है। जहां मौलिक अधिकार का स्वरूप कानूनी और एक तरह से देखा जाए तो बाध्यकारी भी है, नीति निर्देशक तत्व नैतिक और मार्गदर्शक की भूमिका में है। फंडामेंटल राइट्स जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो वह परिवर्तनीय नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आप आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको ये अधिकार नहीं दिए गए हैं, चूंकि यह बाध्यकारी नहीं होता है, न्यायालय के द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं माना जाता है। अब नीति निर्देशक तत्व का व्यवहार में क्रियान्वयन देखेंगे तो देखिए कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे नीति निर्देशक तत्व रहे हैं जो आगे चलकर के कानून के माध्यम से विभिन्न पार्लियामेंट मतलब विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा जो है कानून का शक्ल दिया गया। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 कहता है। मैंने पहले भी आपको कहा कि आज जो है ये स्थिति है और इसके लिए कानून आया देश में, समान वेतन अधिनियम 1976, और उसके माध्यम से यह करना पड़ा। इसके अलावा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो अनुच्छेद 45 कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इस एक्ट के माध्यम से यह कार्य करना पड़ा, यानी कि यह लीगल फ्रेमवर्क में आ गया है। पंचायती राज की स्थापना जो हमने अनुच्छेद 40 में पढ़ा था, और संविधान में एक अलग अनुसूची तक जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची, और एक संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और पंचायती राज की व्यवस्था को जोड़ा गया जो गांधी चाहते भी थे। स्वास्थ्य और पोषण देखेंगे, अनुच्छेद 47 में जो कहा गया है, मिड डे मील योजना जो कि स्कूलों में किया जाता है, आयुष्मान भारत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, पोषण अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति कुपोषित ना रह जाए, उनको भोजन और खाद्यान्न संकट ना हो, ये स्थिति। न्याय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जो कहा गया है अनुच्छेद 38 में जिसकी बात की गई है, अगर देखा जाए तो जैसे जनधन योजना हो गया, उज्ज्वला योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो इसी
मुद्दे को पुष्ट करने में लगी हुई है। समान नागरिक संहिता का प्रयास जो अनुच्छेद 44 में कहा गया है, अगर देखा जाए तो पूरी तरह से लागू नहीं है, लेकिन कुछ राज्य पहले से ही कर रहे हैं, गोवा और यूके ने बाद में इसको, उत्तराखंड ने इसको किया है। नशा विरोधी नीति अनुच्छेद 47 देखा जाए, जैसे कि बिहार क्या ही, अभी बिहार के लिए पढ़ रहे हैं तो बिहार ही देखिए, बिहार में निश्चित तौर पर 20,000 करोड़ रुपए का वार्षिक फंड का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद भी देखेंगे शराबबंदी स्टेट ने किया है। तो एक कल्याणकारी राज्य का जो अप्रोच होना चाहिए उस दिशा में बिहार आगे बढ़ता जा रहा है। गुजरात देखेंगे शराबबंदी लागू है, लेकिन पूरे देश में नहीं भी लागू है। तो कुल मिलाकर के ये इसीलिए छोड़ा गया है, गैप दिया गया है कि आप देख लीजिए आपको क्या करना है स्टेट को। तो यहां पर कहा जाए कि ये तत्व संविधान की आदर्शवादी आत्मा के रूप में कार्य करते हैं। केवल नैतिक घोषणाएं नहीं इसे कहना चाहिए, नीति निर्धारण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश के तौर पर देखना चाहिए। सरकार कोशिश करती है कि समय समय पर इसको व्यवहार स्वरूप में लाया जाए। पूर्ण क्रियान्वयन के लिए निश्चित तौर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति, संसाधन की उपलब्धता और जन भागीदारी भी आवश्यक है। और ये तत्व भारत को सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में निश्चित तौर पर जाना जाएगा। तो डीपीएसपी की अगर जब आप चर्चा करें तो इतने सारे पॉइंट को निश्चित तौर पर पढ़ करके जाएं, अच्छे से समझ करके जाएं, और आप देखेंगे इस पर लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर में, विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी आपको लिखना हो, कुछ बातें बतानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।